बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राउल्ट लॉ के बारे में। तो राउल्ट लॉ के जो हमने रिएक्शन निकाली थी P01 प्लस P02 माइनस P01 एक्स, इससे क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। इसकी कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर P टोटल जो है, ये इक्वेशन काय के लिए थी, P टोटल है ना, तो P टोटल इक्वल टू P01 P02 माइनस P01 x2। इस इक्वेशन को यूज अगर हम करें तो P टोटल किसी भी एक कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। अगर हम x2 की वैल्यू रख देते वहाँ x2 की जगह 1 माइनस x1 रख देते तो हम x1 से P टोटल निकाल लेते। अभी हमने x1 में 1 माइनस x2 रखा था, उससे P टोटल निकाला है। तो किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता हो, चाहे वो x1 हो चाहे वो x2 है, तो हम P टोटल निकाल सकते हैं। तो एक कंक्लूजन ये निकला इस रिएक्शन से। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, जो सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल सॉल्यूशन कैन वेरी लीनियरली। और तीसरा ये निकला कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब कितना है, कैसे इंक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है बाई ऑन द नेचर ऑफ द दो लिक्विड, जो भी वॉलेटाइल लिक्विड मिलाए गए हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ खींचे एट डिफरेंट मोल फ्रैक्शन, तो हमें इस तरह से लीनियर ग्राफ मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये नीचे आ रहा है लाइन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है कटिंग ग्राफ की, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और ये जो लाइन है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 लाइनें हैं आपको दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये वाली तो एकदम क्लियर रहती है कि जो सबसे ऊपर की लाइन है वो किसकी है, सॉल्यूशन की, ये सबको याद रहता है। ये लाइन याद नहीं रहती है कि ये सॉल्यूट की है या ये सॉल्वेंट की है, ये याद नहीं रहती। तो आप ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है, ये मोल फ्रैक्शन घट रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है, x1 इक्वल टू 1 है, या मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ ग्राफ से देख लीजिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है और वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पर घट रहा है धीरे धीरे, और मोल फ्रैक्शन घटने के साथ वेपर प्रेशर घट रहा है। अभी आप ये सोचिए कि वेपर प्रेशर किसका घटेगा, किसका घटेगा, वो सॉल्वेंट का घटेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि पहले सॉल्वेंट मैक्सिमम। अभी यहाँ पर ये देखिए आप, जो वेपर प्रेशर जो है ये पूरा P0 पर, यहाँ पर उस समय यहाँ पे केवल सॉल्वेंट अकेला है, यानी पूरा का पूरा जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्वेंट के कारण ही x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 0। इनिशियली हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। तो सॉल्वेंट लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी x1 इज 1 एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जब अभी हमने सॉल्यूट लिया नहीं है उस समय x2 इज 0। अब ये करस्पॉन्डिंग, इस मोल फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग यानी सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, केवल मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है क्योंकि x2 0 है, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर कर्व में यहाँ पर जो दिखाएगा अभी, वो किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि सॉल्यूट आपने मिलाया नहीं है। उस समय सॉल्यूट को क्या होगा, सॉल्यूट का यहाँ पे वेपर प्रेशर है 0। क्लियर हो गया था, सॉल्वेंट का मैक्सिमम होगा क्योंकि अभी आपने सॉल्यूट मिलाया नहीं है। तो जो भी वेपर प्रेशर है दैट इज सॉल्वेंट, तो हम इसको काय से डिनोट कर रहे हैं, P01 से डिनोट कर रहे हैं। ये P01 सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है, 0 है, क्योंकि x2 आपने अभी मिलाया नहीं है, सॉल्यूट मिलाया नहीं है, प्योर सॉल्वेंट लेके रखा है, मतलब
H2 की वैल्यू यहाँ 1 है। तो कहीं पुरानी किताबों में ये वाली और ये चीज़ कुछ गलत छपी है पुरानी एनसीईआरटी में, 3-4 साल पुरानी है, जिनके पास 2 साल पुरानी है उनमें भी थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर x2 0 है और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, x2 मिलाते हैं। जैसे जैसे x2 मिलाएंगे तो मोल ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट के कारण जो भी वेपर प्रेशर है यानी P2 वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्वेंट के कारण जो वेपर प्रेशर है वो घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, आपने पढ़ा है, क्योंकि जो इवेपोरेशन पूरे सरफेस एरिया से हो रहा था अब उसमें से कुछ जगह सॉल्यूट के पार्टिकल हिल लेंगे, तो इवेपोरेशन का सरफेस एरिया जैसे जैसे घटता जाएगा, ये सॉल्यूट मिलाएंगे तो इवेपोरेशन का सरफेस एरिया घटेगा, तो सॉल्वेंट का धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो जो नीचे लाइन आ रही है ये ध्यान रखो, सॉल्वेंट का कम होता है और सॉल्यूट का बढ़ता है। जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ऊपर जो लाइन जा रही है वो काय की है, वो सॉल्यूट की है, और जो लाइन नीचे आ रही है वो सॉल्वेंट की है। इसे क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इन दो लाइन में। ये तो एकदम क्लियर है कि ये सॉल्यूशन की सबको याद रहती है, बस यही याद नहीं रहती तो सोचो डब्बे में पहले भर के हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट। उसमें जब सॉल्यूट नहीं मिलाया तो H1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे H1 की वैल्यू 0 है, और H2 की वैल्यू सॉरी जब उसमें आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया तो जो X1 है यानी सॉल्वेंट का कंपोनेंट क्या है, 1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब 1 है। तो मोल फ्रैक्शन X1 इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि उस समय X2 0, आपने X2 मिलाया ही नहीं है, इसलिए ये हो गया। यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हो गया P1, और यहाँ पर जाकर क्या हुआ, X1 मैक्सिमम हुआ, मोल फ्रैक्शन X1 0 हो गया क्योंकि ये X2 मैक्सिमम हो गया, तो X2 इक्वल टू हो गया 1 और X1 यहाँ पर 0 हो गया। तो ये लाइन जो नीचे आ रही है वो किसकी है, सॉल्वेंट की है। ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूट, ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये ग्राफ बताता है सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, और ये वाली जो लाइन है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये बताती है विद मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द राउट लॉ। ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू राउट लॉ किस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का और वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा, और उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ कैसा होगा। विद इंक्रीज और डिक्रीज ये डिपेंड करता है। अभी ये जो ग्राफ बनाया गया है इसको ये मान करके बनाया गया है P01 इज लेस देन P02, यानी हमने ये मान करके ये ग्राफ समझा है कि P01 लेस वोलेटाइल है देन P02 से, क्योंकि P02 ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा वोलेटाइल है। कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि P02 लेस वोलेटाइल हो देन P01। कभी कभी ये ग्राफ आपने किसी भी दूसरी किताबों में आप ऐसा भी देखेंगे कि ये जैसे ऊपर जा रहा है थोड़ा यहाँ पे ऐसे वाला देखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, उसको ध्यान रखिए। चाहे वो ऐसा ग्राफ हो चाहे थोड़ा सा ऐसा पिक्चर हो, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राउट लॉ का ग्राफ, ठीक। अब यहाँ आइए, राउट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी जो राउट लॉ है वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। कैसे है देखिए, राउट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ फॉर एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन P1 इज इक्वल टू P01 X1 और P2 इक्वल टू P02 X2, ये राउट लॉ कहता है। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर दो लिक्विड में से एक गैस है और दूसरा सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है ना, एक कंपोनेंट हो गया गैस और दूसरा कंपोनेंट यानी मतलब जो सॉल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, उस कंडीशन में क्या होगा, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्ट, ये तो इनकी बात हो गई राउट की। यहाँ देखिए, इफ द गैस इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट देन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P1 इक्वल टू KH, ठीक है। तो that is partial pressure of the volatile component. Partial pressure of the volatile component is directly proportional to x. यहाँ भी आप देख रहे हैं तो partial pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of volatile component directly proportional to mole fraction. वही हेनरी लॉ भी कह रहा है कि अगर solute है गैस और liquid है solvent, उस कंडीशन में partial pressure of the gas is directly proportional to x कंपोनेंट, यानी जो भी गैस कंपोनेंट दिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
So partial pressure of the volatile component is directly proportional to its voltage. तो राउट लॉ बिकम आइडेंटिकल। देखिए यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, यानी राउट लॉ इज आइडेंटिकल टू हेनरी लॉ। और राउट लॉ और हेनरी लॉ एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, केवल अंतर कितना है कि यहाँ पर इन्होंने कॉन्स्टेंट को लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट में सिर्फ अंतर है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है वो P01 है, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है वो K है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में अंतर है, राउट का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P01 और हेनरी लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है। ठीक है, बस इतना अंतर है, बाकी दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं। अब अगर किसी कारण से P01 बिकम्स इक्वल टू KH, यानी किसी कारण से P01 KH के बराबर हो जाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कहलाएगा। So when KH becomes equal to P01, राउट लॉ becomes a special case of हेनरी लॉ। उस समय राउट लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस हो जाता है। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया है, 1+2, ठीक है ना। 2013 या 14 में आए क्वेश्चन बोर्ड में। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे राउट लॉ मेथड। तो बच्चों अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3 एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CH3 and 40 gram of Cl2 at 298 Kelvin and mole fractions of each component in vapor phase. ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। राउट लॉ के क्वेश्चन करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है, वेपर बहुत सारी यूनिट्स में हम मेजर करते हैं, किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है, तो अपने को वेपर इधर से उधर चेंज नहीं करना है, यानी प्रेशर की यूनिट कोई चेंज नहीं करनी। वेपर प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया जाए, हमारा आंसर उसी यूनिट में आ जाएगा। अगर हमें सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो जिस यूनिट में दिया गया है कंपोनेंट का प्रेशर, उसी यूनिट में सॉल्यूशन का आ जाएगा। कई बच्चे, बहुत अच्छे होशियार वाले बच्चे भी ये वाली मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने पेपर प्रेशर को जो भी दिया है फिर उसकी यूनिट चेंज करी तो पूरा रायता फैला लेते हैं, क्वेश्चन आता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है, कोई भी यूनिट है दी गई है, आप रखी रहने दीजिए, उसी यूनिट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसलिए नो टेंशन, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। हेनरी लॉ में बस ये चेक करना था कि प्रेशर की जो यूनिट दी गई है वो यूनिट KH यानी हेनरी कॉन्स्टेंट की होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोई ऐसे देखना नहीं है, जो यूनिट दी गई है उसी में आपको कैलकुलेट कर देना है, उसी यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा, हो गया। तो इसमें दिया क्या है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इसमें मिक्स ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, एक को सॉल्यूट मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले CH3 है, चलिए इसी को हम क्या मान लेते हैं, कंपोनेंट 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम मान लेते हैं कंपोनेंट 2। तो ये इधर हम लिखेंगे कंपोनेंट 1 और इधर लिखेंगे हम कंपोनेंट 2 के बारे में। कंपोनेंट 2 है हमारा CH2 Cl2 और कंपोनेंट 1 है हमारा CHCl3, ठीक है। ये अब क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mm Hg एंड 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब का हुआ क्रमशः, क्रमशः वेपर प्रेशर इतना एंड इतना है, मतलब क्रमशः का मतलब पहले इसका नाम लिखा है तो जो पहला वेपर प्रेशर है वो इसका है, बाद में इसका नाम लिखा है तो बाद वाला वेपर प्रेशर इसका है, यानी 200 mm Hg लिखा है तो वो वेपर प्रेशर किसका है, CHCl3 का है। यहाँ कहीं सॉल्यूशन का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट इतने आर इतना एंड इतना, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज में कहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों का मिक्सचर मिला दिया है, अभी मिक्सचर नहीं मिलाया है, क्लियरली लिख रहे हैं कि
क्लोरोफॉर्म का इतना वेपर प्रेशर है, डाइक्लोरोमीथेन का इतना है, यानी क्लोरोफॉर्म का इतना है, मतलब ये क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर, यानी इसको हम किससे डिनोट करेंगे, CH को हमने माना है कंपोनेंट 1, तो कंपोनेंट 1 का प्योर का वेपर प्रेशर है, तो हम उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे, P01 से, करेक्ट। तो P0 यहाँ दिया है, P01 कितना है, 200 mmHg, mmHg में दिया गया है तो आप भी उसको mmHg में ले लो, ठीक है। P02 दिया गया है 415 mmHg। अब इनका नाम दिया गया है, मैंने आपको बताया अगर नाम दिया है इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको मोलर मास दिया गया है, यानी M1 दिया है आपको क्या, CHCl3 का मतलब हुआ C प्लस H प्लस 3 Cl, 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, यानी 12 प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये दिया है। तो हो गया 119.5 ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स। इसका कितना दिया है, M2, ऐसे ही इसका M2 निकालेंगे प्लस प्लस करके, तो M2 निकलेगा आपका 85 ग्राम मोल इनवर्स, इसका भी ऐसे ही प्लस प्लस करके निकालेंगे। और मेरी सलाह आपको ये है कि आप एग्जाम में प्लस प्लस करके मत निकालिए, सॉल्यूशन में जितने मोलर मास यूज हो रहे हैं उनका आप याद कर लीजिए, हेप्टेन, ऑक्टेन, बेंजीन, टॉल्यूइन और ग्लूकोज और आपका केन शुगर और सुक्रोज, इतने का मिनिमम आपको याद होना चाहिए मोलर, और यूरिया का इतने मोलर मास आपको याद होने चाहिए। तो हम थोड़ा ये जगह बचाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा हटा करके यहाँ सीधा लिख दे रहे हैं M1 इक्वल टू 119.5, है ना, 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, इतना दिया है अपने को। और क्या दिया है देखिए, जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, फिर जो पूछा है वो लिखेंगे। और क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इसमें 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, यानी इन दोनों को मिक्स किया है तो 25.5 ग्राम, ये क्या सिंबल दिया है, 25.5 ग्राम किसका है, देखिए प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतने ग्राम ऑफ CHCl3, मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास, वो सॉरी सॉल्वेंट का मास है, इतना ग्राम सॉल्वेंट हमने मिलाया है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी हम किससे डिनोट करेंगे, W1 से, ठीक। ये 40 ग्राम क्या दिया गया है हमको, W2 दिया गया है 40 ग्राम। अब पूछा क्या है ये देखिए, और कुछ भी दिया है देख लो, कुछ नहीं दिया है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ लो जिससे कुछ चीज़ छूट ना जाए। फिर देखो निकालना क्या है, तो निकालना है हमको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी P टोटल निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे हम इसके लिए। और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है, यानी हमको निकालना है Y1 एंड Y2, ये निकालना है, ठीक है। ये मैं जगह बचाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, आपको सब ऐसे ऐसे में लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आइए P टोटल कैसे निकलेगा, ये हमारी समस्या है कि ये चीज़ें दी गई हैं, इनसे हमें ये निकालना है। तो हम ये हिसाब लगाएंगे कि ये सारी चीज़ें यूज करके, ये वाली सारी वैल्यू यूज करके हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। P टोटल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, P टोटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है या तो P1 प्लस P2, और P1 P2 कैसे निकलता है, P01 X1 और प्लस P02 X2 से निकलता है, यानी अगर हमें P टोटल निकालना है तो P1 P2 निकालना पड़ेगा, और P1 P2 निकालने के लिए P01 X1 चाहिए, P02 X2 चाहिए, इतना चाहिए, तब हमारा P टोटल निकलेगा।
या फिर केवल x2 निकाल लिया, अगर हमने केवल x2 निकाल लिया तब भी हम पी टोटल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि पी टोटल इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम पी टोटल। तो ये फॉर्मूला या हम ये यूज करें या ये यूज करें, यही दो फॉर्मूले हैं हमारे पास पी टोटल निकालने के लिए। अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें x1 x2 दोनों निकालने पड़ेंगे, और अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो केवल हमारा x2 निकालने से काम चल सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब y1 और y2 कैसे निकालेंगे? तो y1 y2 के लिए हमारे पास क्या है, P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। यानी y1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P1 अपॉन पी टोटल, और y2 निकालने के लिए ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा P2 अपॉन पी टोटल। यानी इन फॉर्मूलों को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने अपना रफ कैलकुलेशन कर लिया, दिमाग दौड़ा लिया और कर लिया। चाहे तो आप कहीं वहीं साइड में रफ वर्क में पेंसिल से लिख लें कि हमारे ये फॉर्मूले यूज होंगे। उसके बाद एक एक करके निकालते जाइए। तो सबसे पहले आते हैं P1 P2 निकालने के लिए भी हमको क्या चाहिए, x1 x2 चाहिए, क्योंकि P01 P02 दिया है। देखिए P01 P02 दिया है और इसके अलावा x1 x2 नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो अभी फिलहाल हम इसको रब करते हैं और हम इन वैल्यूज से क्रमशः स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज निकालते हैं। ठीक है, पहले हमने ये प्लान चेकआउट कर लिया, ये वैल्यूज देखी, ये पूछा गया है, इन वैल्यूज से निकालना है। तो इन वैल्यूज को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये हमने इस तरह से प्लान चेकआउट कर लिया कि किस स्टेप में क्या निकलेगा। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमको इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें या उसका निकालें, किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हम इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, और हमने इसको माना है कंपोनेंट 1, तो हम इसको नाम दे सकते हैं x1, है ना। तो x1 इक्वल टू क्या है, N2 इसका मोल, N2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना, ऐसे निकलेगा। तो ये N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, W1 अपॉन M1 रख सकते हैं, अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर जा रहे हैं। आपको नीचे 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 चलना है, उधर नहीं जाना है। मैं अभी इधर कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो वैल्यू रखिए, W1 कितना दिया गया है आपको, 25, ये हो गया आपका x1, है ना। तो x1 हो गया 25.5 अपॉन 119.5 अपॉन 25.5 अपॉन 119.5 प्लस W2 कितना है आपका, W2 40 अपॉन 85, ये आ गया आपका। तो 25 अपॉन 5 हो गया ये आपका 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47, ये आया 0.213 अपॉन 0.683। ठीक है, ये आ गया 0.312, x1 आ गया 0.312। x1 निकल आया, यानी CHCl3 का नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे CH2Cl2 का। तो x2 CH2Cl2 निकालने के लिए हम इतना कैलकुलेशन ना करके 1 माइनस x1 कर देंगे, तो ये CH2Cl2 का आ जाएगा। तो इधर चलते हैं, x2 यानी नंबर ऑफ
moles of CH2Cl2 x2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0.12, ये आ गया 0.688 है ना। ठीक, 0.688 x2 आ गया। आप ये ध्यान दीजिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो दोनों कंपोनेंट को एकदम अलग अलग एनालिसिस करके लिखेंगे, अदरवाइज होगा क्या, गलती क्या होगी, आप इस कंपोनेंट का मास इसके साथ रखोगे, इसका इसके साथ रखोगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी निश्चित रूप से। आपने किसको कंपोनेंट 1 माना है, कंपोनेंट 1 की सारी वैल्यूज एक तरफ, किसको कंपोनेंट 2 माना है, कंपोनेंट 2 की सारी वैल्यूज एक तरफ लिखोगे तो कोई गड़बड़ी कभी वैल्यू प्लेसिंग में नहीं होगी, और इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें, ये प्लेस नहीं होगी, आपका हमेशा सही होगा वन शॉट में। नहीं तो आप गलती करके फिर उसको मिस्टेक को सुधारेंगे तब सही होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एनालिसिस के समय क्लियर कट एक कंपोनेंट की सारी वैल्यू एक तरफ लिखिए, दूसरे कंपोनेंट की सारी वैल्यूज एक तरफ, क्योंकि इसमें वैल्यूज भी बहुत सारी दी गई, नंबर ऑफ वैल्यूज आर वेरी मच इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चन, इसीलिए इनको संभाल करके लिखना है। और सावधानी बस, इसमें बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं, इसका W इसके साथ रख देंगे, इसका W इसके साथ रख देंगे, ऐसी वाली गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, वो नहीं होगी अगर आपने ऐसी क्लियर कट एनालिसिस सही सही करी होगी तो चलिए ये आ गया। अब हम निकालते हैं P टोटल। तो P टोटल के लिए कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया P01 माइनस P02 माइनस P0, ये प्लस है यहाँ पे है, P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2। तो P01 कितना है 200 प्लस P02 कितना है 450 माइनस P01 200 इंटू x2 कितना है 0.688। तो ये आ गया आपका 200 प्लस 215 इंटू 0.688। गड़बड़ी ना हो इसलिए इंटू इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इंटू को फिर इसमें जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200 प्लस 147.92, ये हो गया 347.92, ये आ गया आपका P टोटल। तो यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, अब सोचो, आपने सारा P01 P02 काय में रखा है, mmHg में रखा है, तो P टोटल काय में निकलेगा, आंसर इसका इतना mmHg ये निकलेगा। ठीक, P टोटल निकल आया। अब हमारी समस्या है y1 और y2 निकालने के लिए। तो y1 y2 के लिए हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, अभी रिकॉल किया था कि P1 इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल। तो चलिए y1 और y2 भी कैलकुलेट करते हैं इस साइड। तो y1 इक्वल टू हो गया P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, P1 की वैल्यू है यहाँ पर, P1 कितना था, P1 है P01x1, चलिए P01x1 और P टोटल 347.92। तो P1 को हम यहाँ रखेंगे, P01 यानी 200 इंटू x1 हो गया 0.312 डिवाइडेड बाई 347.92। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपना 62.4 अपॉन 347.92, तो ये आ गया 0.18। y1 आ गया 0.918। अब चलिए दूसरा y2 निकालते हैं, इसी तरह से y2 निकाल लेंगे हम।
तो y2 निकालने के लिए हमको चाहिए P2 अपॉन P टोटल, ठीक है ना। तो P2 कैसे निकालोगे? P2 हो गया आपका P02 x2। P02 कितना है? 415 इंटू x2 कितना निकला था आपका? x2 निकला था 0.688। तो 415 इंटू 0.688 ये हो गया आपका P2 हो गया 285.52 mmHg। ठीक, P2 आ गया। अब y2 इक्वल टू P2 की जगह रख दीजिए 285.52 अपॉन P टोटल कितना है? 347.92। तो ये आ गया अपना 0.82 y2। ये पूछा गया था क्वेश्चन में, हमने निकाल दिया। कैलकुलेशन थोड़े लंबे हैं लेकिन घबराना नहीं है, आराम से लास्ट तक करते जाना है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा सवाल इसी से राउंड क्लॉक से रिलेटेड करते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें, पढ़िए। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 Kelvin. The vapor pressures of the two liquid components are 105.2 kPa and 46.8 kPa respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? ये दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट को अलग अलग लिखेंगे। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के बारे में क्या क्या दिया है वो गिवन क्या है। हेप्टेन, चलिए हम कंपोनेंट 1 मान लेते हैं हेप्टेन को। तो हेप्टेन के बारे में जो कुछ भी लिखा होगा वो सब हम इधर सिंबलाइज करके लिखेंगे, इसका पोस्टमार्टम करके, और ऑक्टेन के बारे में जो कुछ भी लिखा होगा वो इधर लिखेंगे। कंपोनेंट 2 ये मान लिया हमने कि ये ऑक्टेन है, ठीक है। तो चलिए वेपर प्रेशर, पहले तो यही हो गया कि हेप्टेन का नाम दिया है और ऑक्टेन का नाम दिया है, तो आपने को मोलर मास दिया है इनडायरेक्टली। तो हेप्टेन का मोलर मास यानी हेप्टेन M1 दिया है, कंपोनेंट 1 माना है, तो M1 मोलर मास हो गया C7H16 यानी 7C plus 16H, that is 7 into 12 plus 16 into 1, ठीक है। तो हो गया 84 plus 16। ऐसे निकालना नहीं है आपको एग्जाम में, और मैं तो अपना जगह बचाने के लिए ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 84 plus 16 100 ग्राम मोल इनवर्स M1। इसी तरह से M2 निकाल लेंगे। M2 है ऑक्टेन का C8H18। तो ये आएगा आपका, इसमें 14 और जोड़ दीजिए यानी 114 ग्राम मोल इनवर्स। देखो CS2 भी तो जुड़ा है, होमोलोगस सीरीज पढ़ी है ना लोगों ने। C1 से C8 हो गया यानी CS2 का फर्क आया। CS2 मतलब 12 2 14 यानी 14 और जोड़ दिया हमने 100 में, तो 114 आ गया। आप ऐसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलिए। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्या? क्रमशः। क्रमशः मतलब जिसका नाम पहले लिखा है उसका वेपर प्रेशर पहले लिखा होगा, जिसका नाम बाद में लिखा है उसका वेपर प्रेशर बाद में लिखा होगा। ये मतलब हुआ रेस्पेक्टिवली का, ठीक है। और दूसरी बात, अब ध्यान से इसको पढ़िए। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स इतना एंड इतना। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स,
मतलब ये नहीं लिखा कि दोनों लिक्विड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन तब तो वेपर प्रेशर, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट, इसका मतलब वेपर प्रेशर इनका अपना यानी प्योर वाला है ये, जब इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर सॉल्यूशन वाला होता तो उसमें क्लियरली लिखा होता कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन, इसका मतलब वो P1 दिया है। यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन नहीं लिखा है। यहाँ भाषा पढ़िए आप, क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 kPa एंड 46.8 kPa। ठीक है, तो पहले नाम लिखा है हेप्टेन का, पहले हेप्टेन का नाम लिखा है, इसका मतलब जो 105.2 kPa ये वैल्यू दी गई है, ये देखो नाम देखो, यहाँ है हेप्टेन और ऑक्टेन की बात लिख रहे हैं, और फिर वेपर प्रेशर की वैल्यू दी है ये और ये, यानी जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, यानी हेप्टेन की वैल्यू हो गई ये, ऑक्टेन की वैल्यू हो गई ये। तो लिखिए हेप्टेन के लिए कंपोनेंट 1 की प्योर वाले की, है ना, तो इसको कंपोनेंट 1 प्योर स्टेट में हम इसको क्या डिनोट करेंगे, P01। तो P01 हेप्टेन के लिए कितना हो गया, 105.2 kPa, और इसका हो गया P02 कितना हो गया, 46.8 kPa। और कुछ भी दिया है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन, यानी हेप्टेन का मास दिया है, यानी W1 दिया है 26 ग्राम, और हेप्टेन का दिया है कितना, 35 ग्राम, W2 ये कितना दिया है, 35 ग्राम ये दिया। और कुछ भी दिया है, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, और कुछ तो नहीं दिया है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं दी गई है। पूछा क्या गया है ये निकाल लीजिए, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, यानी वेपर प्रेशर मिक्सचर का पूछा गया, मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन का पूछा गया, सॉल्यूशन का मतलब आपसे क्या पूछा गया है, पी टोटल पूछा गया। ठीक, अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहानी बता रही हूँ 2013 में, क्लास की टॉपर बच्ची थी और वो ये KPA को PA में बदल करके लिखाई थी, और लिख के आई थी, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख दिया, लेकिन उससे आंसर ही नहीं निकला, फिर बाद में पूरा इतना रायता फैल गया, गलत हो गया क्वेश्चन। तो यूनिट्स का यहाँ कोई चेंज नहीं है, जब भी हम राउट ला के सवाल कर रहे हैं, प्रेशर की यूनिट हमें कोई चेंज नहीं करनी, उसमें बहुत तरीके की यूनिट, कहीं बार में दिया होगा, कहीं टॉरिसली में दिया होगा, कहीं पास्कल में होगा, कहीं KPA में होगा, जिसमें भी हो आप उसी में कैलकुलेट करिए, आंसर उसी यूनिट में निकाल दीजिए, बात खत्म हो गई। हमको कोई यूनिट कन्वर्जन यहाँ नहीं करना है, रेड पेन से बिल्कुल रिमार्क लगा करके रखिए, जिस यूनिट में दिया गया उसी यूनिट में कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिए। तो ये KPA वाले क्वेश्चन में मैं सावधानी इसलिए बता रही हूँ, 2-3 बार ऐसा हो गया है बच्चों ने क्वेश्चन पता होते हुए भी गलत कर लिया है, KPA को PA में बदलने के चक्कर में, और वो गलत हो गया है। तो हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए, P टोटल निकालना है। P टोटल के लिए हमारे पास क्या है, हमको चाहिए P1, मतलब तभी तो निकलेगा P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 और P2 कैसे निकलेगा, P01 और X1 से निकलेगा। तो देखो X1 यहाँ दिया है, X1 नहीं दिया है, X1 क्या निकाला जा सकता है, हाँ ये वैल्यूज दी गई हैं, इनसे आप X1 निकाल सकते हैं। तो हो गई आपकी समस्या सॉल्व, आपने पता कर लिया कि P1 की जगह हम P01 X1 रखेंगे, P2 की जगह P02 X2 रखेंगे। X1 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, W1 W2 से X2 भी निकाल सकते हैं। चलिए, हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि हमें इस रास्ते से जाना है, तो हमारी ये एनालिसिस हो गई। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमने लिखा था ये सब हमारे दिमाग में रफ कैलकुलेशन चलना चाहिए कि हम कैसे पहुंचेंगे अपने फाइनल आंसर पर। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आ गई X1 और X2 को निकालने की, तो हम निकालने हैं X1। चलिए, तो X1 इक्वल टू हो गया क्या, WN1 है ना, N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 की जगह हम रख सकते थे क्या, W1 अपॉन बड़ा वाला M1 अपॉन W1 अपॉन बड़ा वाला M1 प्लस W2 अपॉन बड़ा वाला M2। तो W1
यहाँ पर कितना दिया है देखिए 26, m1 कितना दिया है यहाँ पे 100 अपॉन 26 अपॉन 100 प्लस W2 कितना दिया है वहाँ 35 अपॉन 114, ये आ गया हमारा x1। तो चलिए इधर कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो x1 इक्वल टू हो गया ये 26 अपॉन 100, ये हो गया 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31, ठीक, तो हो गया 0.26 अपॉन 0.57। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.456। तो x1 आ गया आपका 0.456, तो x2 आ गया 1 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 0.456, यानी ये आ गया आपका 0.544, ये आपका आ गया x2। x1 x2 निकाल लिया। अब हम P1 और P2 निकाल के P टोटल निकाल सकते हैं। तो P1 निकालते हैं, ठीक है। P1 इक्वल टू P01 x1। P01 कितना है यहाँ पर 105.2 kPa इंटू x1 आपने निकाला है 0.456। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P1 इक्वल टू 47.97 kPa। P2 निकालेंगे तो P02 x2, P02 की वैल्यू कहाँ कितनी दी गई है 46.8 kPa इंटू x2 कितना निकाला है आपने 0.544, तो ये आ गया है आपका 25.46 kPa, यानी P टोटल आ गया P1 प्लस P2 करेंगे, ठीक है। तो P1 है 47.97 प्लस P2 है 25.46, इन दोनों का टोटल आ गया 73.46 kPa। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों अब हमारे सामने करने के लिए है ये प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मिलजुल कर सॉल्व करें। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पढ़िए ध्यान से। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर मास 140 ग्राम per mole was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, मोलर मास 180 ग्राम per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torricelli, and calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torricelli। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली दिक्कत बच्चों को क्या आती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गलतियाँ आप करते हैं वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो वो बच्चे क्या, ये टॉर लिखा हुआ है, बोलते हैं ये टॉर क्या है, टॉर देख के घबरा जाते हैं। व्हाट इज दिस टॉर? टॉरिसेली ये एक यूनिट है प्रेशर की, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं, जैसे आपका बार था, जैसे एटीएम था, जैसे पीए था, जैसे केपीए था, वैसे ही एक ये यूनिट है प्रेशर की। और यूनिट एक्सचेंज तो करनी नहीं है आपको, कुछ इससे उसमें कन्वर्ट करना नहीं है। मैंने आपको समझा दिया, जिस यूनिट में आपका क्वेश्चन है उसी यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन वाले या कोई भी ऐसे सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन है राउल्ट लॉ वाले, इनमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है यूनिट चेंज करने की। तो ये टॉरिसेली है, तो टॉरिसेली में आपका जवाब आ जाएगा पहली बात। तो यहाँ से देखकर घबराना नहीं है। फिर बच्चे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, ज़्यादातर बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, ए का वैल्यू बी में रख देते हैं, बी का वैल्यू ए में रख देते हैं, और स्टेप सब सही होते हैं, लेकिन चूंकि वैल्यू इधर का उधर हो गया इसीलिए गलत हो जाता है। तभी आपको क्या सावधानी रखनी है, ए का बहुत सावधानी से एनालिसिस करिए क्या क्या वैल्यू दी गई है, बी के लिए सावधानी से
एनालिसिस करिए क्या क्या वैल्यू दी गई है और टॉरिसेली देख के घबराना नहीं है, हो गया काम। चलिए ये है ए और यहाँ पर हम बी के लिए सब लिखेंगे। ये हमारा ए हो गया कंपोनेंट 1, बी हो गया कंपोनेंट 2। तो जो भी कंपोनेंट 1 का बात है, ए के बारे में बात है, सब कुछ यहाँ लिखेंगे, बी के बारे में बात सब कुछ यहाँ लिखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे दोनों को और सावधानी से करेंगे। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, यानी ये क्या हो गया W1 100 ग्राम, ठीक। फिर मोलर मास कितना दिया है, यानी मोलर मास लिक्विड ए का है, तो ये क्या हो गया M1 हो गया 140। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इसका मोलर मास उसके साथ, उसका मोलर मास इसके साथ रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, है ना। 140 was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, तो 1000 ग्राम क्या हो गया W2 हो गया 1000 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है, यानी M2 कितना दिया है 80 ग्राम मोल इनवर्स। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torricelli, यानी प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है। प्योर लिक्विड बी मतलब P0B, बी को आपने माना है कंपोनेंट 2, तो P02, तो ये क्या हो गया P02 कितना हो गया 500 torricelli। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का निकालना है, और कुछ भी दिया है पहले देख लो फिर लिखना है ना। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 475, यानी पी टोटल हमें और दिया है, पी टोटल दिया है 475 टॉरिसेली, और पूछा गया है हमसे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए के वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करेंगे, जो कि हमने लिक्विड ए को माना है कंपोनेंट 1, तो हमसे क्या पूछा गया है P01 पूछा गया है, और क्या पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ इसका प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और फिर वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, तो इसका ही वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन यानी P1 पूछा गया है। तो हमें ये दिया गया है और हमारी प्रॉब्लम है ये कैसे निकालेंगे, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, ये वैल्यूज हैं। पहले देखिए P01 पे फोकस करिए या P1 पे फोकस करिए, क्या पहले आप निकाल सकते हैं, आपको P टोटल दिया है, P टोटल इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2। अगर आप यहाँ P टोटल तो दिया है आपको, P2 की वैल्यू निकाल करके कहीं से देख लें तो P1 आ जाएगा। P2 क्या निकाला जा सकता है, और देखो P टोटल P2 क्या कहीं से निकाल सकते हो, P2 क्या होगा P1 होगा P01x1 और P2 होगा P02x2। P टोटल P02x2 कहीं से निकाला जा सकता है, P02 दिया है और x2 आप यहाँ से निकाल सकते हो क्योंकि W2 M2 W1 M1 दिए हैं, तो वो निकाला जा सकता है। यानी ये समस्या सॉल्व हो गई। कौन सी वाली समस्या सॉल्व हो गई, P1 वाली समस्या सॉल्व हो गई। P2 की वैल्यू P2 इक्वल टू P02x2 रखोगे तो P2 आ जाएगा, P2 यहाँ रखोगे तो P1 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गई P01 कैसे निकालोगे, तो P01 क्या होता है P1 इक्वल टू P01 x1, x1 की वैल्यू यहाँ निकलेगी आपकी, P1 आपका यहाँ से निकल आया तो P01 भी निकल आएगा। यानी दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर लेते हैं। पहले हमने अपना प्लान कर लिया कि हमको कैसे करना है, ठीक। अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की, यानी x1 और x2 की ज़रूरत पड़ेगी, आपने देखा। तो चलिए x1 x2 निकाल लीजिए, पहले इसी का निकाल लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी पहले निकालते हैं, यानी x2 पहले निकाल लेते हैं, तो हम P1 निकाल लेंगे। तो लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन हुआ क्या N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 की जगह हम रखेंगे W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। W2 यहाँ कितना है 1000, तो 1000 अपॉन 80 अपॉन W1 कितना है, W1 है यहाँ पर 100, हो गया 100 अपॉन 140 प्लस
1000 अपॉन 80, ठीक है। तो 1000 अपॉन 180, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ये मोलर मास M2 यहाँ पे 180 ग्राम है, 180 ग्राम पर मोल। तो लिखिए यहाँ पे M2 180 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन 180, ठीक है। ये 180 ग्राम पर मोल था, तो 180 हमने ये कर लिया यहाँ पर। तो 1000 अपॉन 180 ये आएगा 5.55 अपॉन 100 अपॉन 140, ये आ जाएगा 0.71 प्लस 5.55, ये हमारा आ रहा है x2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, लिक्विड बी का आ रहा है x2। तो x2 आ गया 5.55 अपॉन, इन दोनों को टोटल करेंगे 5.55 को और 0.71 को, तो ये आ जाएगा 6.26 इक्वल टू 0.886, ठीक है। ये आ गया x2, तो x2 लिखो, या हम इसको कह सकते हैं xb या x2 यानी बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। अब xa, या हम उसको लिखें x1, ये कितना आ गया 1 माइनस 0.886, यानी xa आ गया हमारा 0.114, ये आ गया। तो हमने xb यानी b का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, xa यानी a का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं। पहले P2 निकाल लें, P2 की वैल्यू P टोटल में रखेंगे तो P1 आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं P2। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो Pb या P2 कहें या Pb कहें, हमने उसको कंपोनेंट 2 माना, तो P2 कहो या इसको Pb कहो। Pb इक्वल टू P0b XB, ये P02 कहो या इसको P0b, ठीक। तो P02 मान के चल रहे हैं, तो आप P02 ही लेके करते जाओ। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया, P2 या फिर Pb इक्वल टू P02 इंटू x2। P02 है यहाँ पे 500 टोरी चली, इंटू x2 कितना आया था आपका, x2 आया था 0.886, तो ये आ गया आपका 443 टोरी चली। P2 आ गया, P2 या Pb। अब Pa कितना आ गया, ये आ गया आपका P टोटल माइनस Pb, ठीक है, क्योंकि P टोटल कितना था आपका, P टोटल कितना है यहाँ पे, P टोटल है Pa प्लस Pb, ठीक है। तो Pa क्या हो गया, P टोटल माइनस Pb, ये Pb आपने इतना निकाल के रखा है, Pb 443, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो P टोटल की वैल्यू कितनी है 475 माइनस Pb कितना है 443, तो ये हो गया आपका 32 टोरी चलिए। Pa आ गया, Pa कहो या इसको P1 कहो, ये वाली वैल्यू हमारी निकाल गई। अब हमको ये निकालना है P01। तो P01 इक्वल टू क्या होता है, Pa इक्वल टू P01 x1 या P0a x, ठीक है।
तो P0A क्या हो गया, P0A हो गया PA अपॉन X। PA यहाँ पर कितना निकला था 32 अपॉन X से कितना निकला 114, ये आ गया आपका 280.7 टोरिसेली। P0 कितना आ गया, ठीक है। तो P1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं PA और P01 को लिख सकते हैं ऑब्लिक करके P0। निकल आया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग डाउट लॉ पे, जिससे और प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों हमारे सामने अभी एक क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं क्वेश्चन का। बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, है ना। द vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. ये क्वेश्चन में दिया है, यानी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बेंजीन है और एक कंपोनेंट टॉल्विन है। दोनों कंपोनेंट की एनालिसिस हम अलग अलग लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे कंपोनेंट 1 यानी कि बेंजीन के बारे में, और इधर हम लिखेंगे कंपोनेंट 2 यानी कि टॉल्विन के बारे में, जो कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। Benzene and toluene form an ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रमशः मतलब जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, जिसका नाम बाद में उसकी वैल्यू बाद में। तो देखें बेंजीन का नाम पहले है, तो ये जो बेंजीन का नाम पहले है तो जो पहले वैल्यू दी गई वेपर प्रेशर की यानी 50.71 ये बेंजीन की है, और टॉल्विन का नाम बाद में है, तो बाद वाली जो वैल्यू है ये टॉल्विन की है। अब ये देखिए सिंबल कौन सा P1 है या P01 है, फिर से एक बार पढ़िए तो क्लियर हो जाएगी बात। क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब नो मिलावट वाला, नो मिलावट वाला मतलब ये हो गया P01 इक्वल टू कितना दिया है 50.71 और P02 ये दिया है आपको 32.06 mmHg, यहाँ और इनका नाम दिया है तो इनडायरेक्टली हमको मोलर मास भी दिया है। तो बेंजीन का नाम यानी M1 कितना हो गया C6H6 यानी 12C प्लस 6 इंटू H यानी 12 इंटू 12 6C है बेटा, ये 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 यानी 78 ग्राम मोल इनवर्स। M2 यानी टॉल्विन का मोलर मास कितना होगा, यहाँ पर टॉल्विन का होगा 92 ग्राम मोल इनवर्स। टॉल्विन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, तो ये हो गया C7H8। इसे आप निकाल लेंगे 84 और 8 92। ये वैसे निकालना नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप इसको प्लस 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 करके कैलकुलेट करते रहेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। जिसको टॉल्विन का फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला C6H5CH3 होता है टॉल्विन का। चलिए और क्या दिया है क्वेश्चन में,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम। यानी दिया है 80 ग्राम क्या है बेंजीन का, यानी W1 दिया है 80 ग्राम और 100 ग्राम टॉल्विन का है, तो ये W2 दिया है 100 ग्राम। और पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। बेंजीन है हमारा कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा गया है, मतलब हमसे पूछा गया है Y1, है ना। क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी Y1 इज Y1 आस्क्ड है, तो Y1 से चलो, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलो। Y1 हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए सोचिए, रफ में कैलकुलेट करिए। Y1 हम निकाल सकते हैं P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। अगर हमारे पास P टोटल हो और P1 हो तो Y1 हम निकाल लेंगे। अब देखिए P1 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, P1 के लिए चाहिए P01 X1 है, P01 दिया है, X1 नहीं है तो W2 इससे निकाल सकते हैं, मतलब X1 निकाला जा सकता है, ठीक है ना, वैल्यू दी गई है। P टोटल के लिए चाहिए आपको P1 प्लस P2, तो P1 तो यहाँ से निकल आएगा, P2 के लिए चाहिए आपको P02 X2, तो P02 X2 यानी मोल फ्रैक्शन X2 X1 दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं। P01 P02 दिया है, तो आपकी समस्या हो गई सॉल्व। आपको समझ आ गया कि हमको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन से P1 P2 निकालना है, P1 P2 से P टोटल निकालना है, P टोटल निकल आएगा, फिर Y1 निकालना है। क्लियर बात हो गई। चलिए तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए x1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2 x1। तो W1 यहाँ पर कितना है 78 80 है ना, तो 80 अपॉन 78 अपॉन 80 अपॉन 78 प्लस 100 अपॉन 92, ठीक है। इधर लिखते हैं, ये हो गया 1.02, x1 इक्वल टू हो गया 1026 अपॉन 1026 प्लस 1087। आप हमेशा नीचे नीचे चलेंगे, बिल्कुल साइड में नहीं लिखेंगे। मैं तो अपनी जगह बताने के लिए लिख रही हूँ, मैं बार बार आपको ये बताती हूँ है। तो इसको जोड़िए, ये हो गया 1026 अपॉन 2113 हो गया, ठीक है। x1, तो x1 की वैल्यू आ गई, जब आप इसको इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.486 x1। x2 आ गया 1 माइनस 0.486, तो ये आ गया आपका 0.514 x2, ठीक है। x2 यानी ये किसका है, x2 है टॉल्विन का और x1 किसका है, बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन को आपने माना है कंपोनेंट 1, टॉल्विन को माना है 2। x2 निकल आया, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अब हमें निकालना चाहिए P1 एंड P2। तो चलिए अब हम निकालते हैं P1 एंड P2। तो P1 इक्वल टू P01 x1, P01 कितना है 50.71 mmHg, और x1 कितना है, x1 यहाँ निकाला हमने 0.486 इंटू 0.486, तो ये आ गया हमारा 24.65 mmHg। फिर आइए P2 होता है P02 x2,
P02 यहाँ कितना है 32, 32.06 इंटू x2 कितना है 0.514, क्या गया 0.514, ये 32 क्या है mmHg इंटू 0.514, तो ये आ गया हमारा 16.48 mmH, 16.48 mmHg ये आ गया। अब P1 निकाल लिया हमने, P2 निकाल लिया है, अब हम पहुंच गए हैं P टोटल निकालने के स्टेज पर। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर P टोटल और उसके बाद निकालेंगे Y1। P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 है 24.65 प्लस P2 है 16.48 mmHg, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो यह आ गया 41, 41.13 mmHg। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस यानी Y1 ये निकालना था, तो हमने आपको क्या बताया था, Y1 इक्वल टू होता है यानी P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, ये आपको पता है। P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, तो Y1 इक्वल टू क्या हो गया P1 अपॉन P टोटल, ठीक है। तो P1 की वैल्यू यहाँ कितनी निकाली है आपने 24.65 अपॉन mmHg निकाला था, mmHg लिख लो, अपॉन P टोटल निकाला था आपने कितना 41.13 mmHg, ये और ये कट गए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो नहीं होती है, तो 24 अपॉन 41 ये आएगा 0.60, Y1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन बड़ी इजीली हो जाते हैं अगर आपने ये आइडेंटिफिकेशन सही किया। जितना अच्छा पोस्टमार्टम कर लेंगे क्वेश्चन का, उतना आसान क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा।